हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर है विद्युत धारा एवं परिपथ यानी इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स। सबसे पहले देखेंगे आवेश यानी चार्ज क्या होता है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है अथवा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तो उस पर एक अतिरिक्त गुण आ जाता है जिसे आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धनावेश, दूसरा ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉनों को त्यागने पर धन आवेश उत्पन्न होता है जबकि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विभव यानी पोटेंशियल। अनंत से एकांक आवेश को किसी निश्चित वस्तु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। विभव एक अदिश राशि है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर किसी परीक्षण आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति करने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। विभवांतर के लिए फॉर्मूला हो गया किया गया कार्य बटा आवेश यानी V=W/Q। इसका मात्रक वोल्ट होता है। एक बार फिर से विभवांतर देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो बिंदु है, उनके बीच अगर हमको विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो क्या करेंगे, तो किसी परीक्षण आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति करने के लिए किए गए कार्य तथा उसके परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। यानी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें हम दो पॉइंट हम लेते हैं, दो बिंदु लेते हैं और एक जो है एक स्मॉल आवेश, एक स्मॉल जो है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किसी दूसरे मतलब वो आउटर फील्ड से आ रहा है स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज को, तो उस फील्ड को अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए उस पॉइंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने दो पॉइंट रखा था तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में उसको कितना कार्य किया गया है, उस जो स्मॉल टेस्ट चार्ज था उसने कितना कार्य किया है, उसे ही हम लोग क्या वो कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। आगे आते हैं विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के मध्य आवेश प्रवाहित होता है, उसे ही विद्युत धारा कहते हैं या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा का दो डेफिनेशन हो गया, एक आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं या फिर किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के मध्य आवेश प्रवाहित होता है, इसे ही विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा के लिए सूत्र हो गया चालक में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा बटा विद्युत आवेश के प्रवाह का समय I=Q/T। इसका मात्रक एम्पियर या कूलम प्रति सेकंड होता है। धारा दो प्रकार की होती है। पहला दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट। दिष्ट धारा से तात्पर्य उस धारा से है जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। दिष्ट धारा के स्रोत सेल, बैटरी, दिष्ट धारा जनित्र है। इसके द्वारा टॉर्च, कैलकुलेटर, ट्रांजिस्टर आदि चलाए जाते हैं। तो डायरेक्ट करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो इसके एग्जाम्पल हमारे पास में सेल, बैटरी है, ये सभी जो है डायरेक्ट करंट के थ्रू, ये सब जो है टॉर्च वगैरह जो है हमारा डायरेक्ट करंट के थ्रू चलाया जाता है। ये हमारा ग्राफ के फॉर्म में इस तरह से हम प्योर डीसी को फॉर्म करते हैं, प्योर डीसी के लिए डायग्राम बनाते हैं। ये जो है ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब आते हैं प्रत्यावर्ती धारा यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। वह धारा परिमाण तथा दिशा में मतलब प्रत्यावर्ती धारा परिमाण तथा दिशा में समय के साथ परिवर्तित होती रहती है।
अर्थात एक निश्चित समय के पश्चात उसकी दिशा तथा परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति होती है। इसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। इसके स्रोत प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, परमाणु बिजली केंद्र तथा ऊष्मीय शक्ति केंद्र हैं। घरों में तथा कारखानों में इसी धारा का उपयोग होता है। अतः बल्ब, हीटर, पंखा, फ्रिज, टेलीविज़न तथा कारखानों आदि में प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग किया जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा वो धारा है जिसका कि परिमाण समय के साथ में परिवर्तित होती है, परिमाण और दिशा परिवर्तित हो रही है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा को ग्राफ के फॉर्म में अगर हम दिखाएंगे तो ये इस तरह से होगा। ये जो है ऑल्टरनेटिंग फॉर्म में ये चेंज हो रहा है। इसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ में बदल रहे हैं। अब आते हैं ओम का नियम यानी ओम्स लॉ। किसी तार में प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा धारा R इज इक्वल टू V/I। तो ओम का नियम कहता है कि विभवांतर किसी तार में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो विभवांतर और धारा के रेशियो के बराबर होता है। R इज इक्वल टू V/I। इसका मात्रक ओम होता है। अब हमारे पास में है श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो श्रेणी क्रम में जब हम रेजिस्टेंसेस को जोड़ेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जितना भी रेजिस्टेंस होगा उन सभी रेजिस्टेंस को हम जोड़ लेते हैं। इसी क्रम में सभी प्रतिरोधों में समान धारा बहती है। इसको डायग्राम के फॉर्म में इस तरह से बनाते हैं। ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक सेल है और उसके बाद में यहाँ पर सभी रेजिस्टेंसेस दिए रहेंगे। जितने रेजिस्टेंस भी होंगे यहाँ पर R1, R2, R3 3 रेजिस्टेंस दिखलाया गया है। इसी तरह से और भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो उन सभी रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो श्रेणी क्रम में जितना रेजिस्टेंस होगा सीरीज, इस जो हमारा डायग्राम है सर्किट का, वो हम फाइंड कर लेंगे। दूसरा है समांतर क्रम। समांतर क्रम में अगर हमें निकालना है विभवांतर तो उसके लिए फॉर्मूला होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस क्रम में सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर समान रहता है। तो ये हमारा पैरेलल यानी समांतर क्रम में जब अरेंजमेंट होता है सर्किट का तो इस तरह से इसका डायग्राम बनता है। ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस। और यहाँ पर V जो है सब में इक्वल होता है और E हमारा इलेक्ट्रिक करंट दिखला रहा है। अब आते हैं सेल में। सेल क्या होता है? वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, विद्युत सेल कहलाता है। यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो चेंज कर दे उसे ही सेल कहते हैं। सेल एक नियत विद्युत वाहक बल का स्रोत होता है। यानी एक ईएमएफ का ये जो सोर्स होता है वो सेल होता है। सेल के निम्न प्रकार होते हैं। पहला वोल्टीय सेल, दूसरा डेनियल सेल, तीसरा शुष्क सेल, चौथा संचायक बैटरी और पांचवा है सौर सेल। तो सेल के 5 प्रकार हमारे पास में दिए हैं। सबसे पहले देखते हैं वोल्टीय सेल क्या होता है। तो वोल्टीय सेल और वोल्टाइक सेल, तो इसमें तांबे की प्लेट को एनोड तथा जस्ते की प्लेट को कैथोड की तरह प्रयोग किया जाता है। कांच के बर्तन से भरा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करता है। दूसरा है डेनियल सेल। डेनियल सेल क्या होता है? चीनी मिट्टी के बर्तन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। तांबे का बर्तन जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है एक एनोड का कार्य करता है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में पड़ी जस्ते की छड़ का कार्य करती है। अगला है शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल। शुष्क सेलों का संशोधित रूप ही आजकल टॉर्च, ट्रांजिस्टर आदि उपकरणों में करते हैं। सेल का एनोड कार्बन की छड़ तथा कैथोड जस्ते वाला डब्बा होता है।
अगला है संचायक बैटरी, एक्यूमुलेटर बैटरी। संचायक बैटरी का उपयोग कारों, बसों, ट्रकों आदि वाहनों में किया जाता है। कई सेलों का समूह जिसे बार बार चार्ज कर प्रबल विद्युत प्राप्त की जा सके संचायक बैटरी कहलाती है। 5वां टाइप का सेल है सोलर सेल। घड़ियों, उपग्रहों, खाना बनाने, सड़कों पर लाइटों में सौर सेल का ही उपयोग किया जाता है। इसमें सिलिकॉन की पतली परत होती है जिस पर बोरॉन की पतली परत चढ़ी होती है। अब हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है सेल का विद्युत वाहक बल, यानी किसी भी सेल का ईएमएफ क्या होता है। संपूर्ण परिपथ यानी सेल सहित में इकाई आवेश के प्रवाह के लिए सेल द्वारा प्रदान की गई आवश्यक ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ कहते हैं। तो जितना हमने उस सेल को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता थी उसी आवश्यक ऊर्जा को हम उस सेल का ईएमएफ कहते हैं। अगला पॉइंट है विभवांतर यानी पोटेंशियल क्या होता है। विद्युत परिपथ की किसी विशिष्ट हिस्से यानी बाह्य भाग में इकाई आवेश के प्रवाह हेतु सेल द्वारा प्रदान की गई आवश्यक ऊर्जा को ही सेल का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर धारा तथा उस भाग के प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होती है, अर्थात V बराबर R। अगला पॉइंट है आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस। जब सेल के अंदर से धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत अपघट्य के द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी R प्रोपोर्शनल टू D, इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल यानी R प्रोपोर्शनल टू 1/n व प्रकृति सांद्रता यानी R प्रोपोर्शनल टू C तथा विद्युत अपघट्य के ताप यानी R प्रोपोर्शनल टू 1/1 ताप पर निर्भर करता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इतनी सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो तो वह आदर्श कहलाएगा। विभिन्न स्थितियों में सेल इन वेरियस पोजीशंस। पहला है बंद परिपथ यानी क्लोज्ड सर्किट। इस अवस्था में सेल परिपथ में एक नियत धारा प्रवाहित करता है। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये क्लोज्ड सर्किट का डायग्राम है जिसमें एक सेल है और एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है। सेल द्वारा प्रदान की गई धारा यदि हमें निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा I इज इक्वल टू E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r, जहाँ पर E हमारा जो बैटरी है उसका ईएमएफ है, कैपिटल R रेजिस्टेंस है। दूसरा है पॉइंट प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। V इज इक्वल टू आई आर, तो I करंट है और जो R है वो रेजिस्टेंस है। तीसरा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध यदि निकालना है तो कैसे निकालेंगे, स्मॉल r। सेल का आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। स्मॉल r इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इंटू कैपिटल R, वहाँ जहाँ की कैपिटल R हमारा रेजिस्टेंस है। तो इस फॉर्मूला से हम आंतरिक प्रतिरोध निकाल सकते हैं। चौथा है बाह्य प्रतिरोध यानी लोड से शक्ति व्यय कितना हो रहा है, इसे अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले P इज इक्वल टू VI, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, या फिर I स्क्वायर R इससे भी निकाल सकते हैं, या फिर V स्क्वायर बाय R इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी बाह्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं, या फिर E बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल R इस फॉर्मूले से भी हम बाह्य प्रतिरोध यानी लोड में कितना शक्ति व्यय हो रहा है ये निकाल सकते हैं। अब आते हैं खुला परिपथ यानी ओपन सर्किट के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। ओपन सर्किट यानी खुला परिपथ क्या होता है, यदि जब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही है तब वह परिपथ खुला परिपथ है। सेल से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो वह खुला परिपथ कहलाता है। जो ये डायग्राम दिख रहा है ये खुला परिपथ का एग्जाम्पल है। यहाँ पर कोई भी की कनेक्ट नहीं किया गया है तो यहाँ पर से किसी तरह का कोई भी धारा यानी करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है। तो ये हमारा खुला परिपथ यानी ओपन सर्किट हो गया।
ओपन सर्किट परिपथ में बहने वाला धारा I, तो इस केस में कोई धारा बह नहीं रही है सर्किट में, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। दूसरा है A और B के बीच विभवांतर निकालना है हमें, तो VAB बराबर कितना हो जाएगा E, यानी कि जितना हमारा जो बैटरी है उसका जो विभवांतर है वही उसका A और B के बीच का विभवांतर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है C और D के बीच विभवांतर निकालना है, तो V पोटेंशियल डिफरेंस और CD के बीच में निकालना है, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। अब आगे देखते हैं लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट। ये क्या होता है? इस अवस्था में सेल के दोनों सिरों को एक मोटे तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। इसमें आर हमारा रेजिस्टेंस है ही नहीं, बस एक मोटा तार के थ्रू जोड़ा गया है और एक बैटरी साथ में कनेक्ट किया गया है। अधिकतम धारा लघु परिपथ धारा कुछ क्षणों तक बहती है। तो यहाँ पर जो धारा हो गया कुछ क्षणों तक बहती है, इसे हम कैसे निकालेंगे? ISC। तो कुछ ISC अगर निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे? E डिवाइडेड बाय R। E हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक जो हमारा पोटेंशियल, हमारा जो बैटरी है उसका पोटेंशियल है, और R जो है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट है विभवांतर। इस केस में क्या होगा? भी हमारा 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है? किरचॉफ के 2 नियम हैं। पहला है किरचॉफ का प्रथम नियम, जिससे यानी कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ये क्या कहता है? इस नियम को संधि नियम या धारा का नियम यानी कि KCL भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। किसी परिपथ में किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग उस संधि से आने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो इसे या तो समेशन ऑफ I करके निकाल सकते हैं, या फिर उस धारा में उस संधि पर, यानी जो जॉइंट यहाँ पर ये दिख रहा है, इस पर जितनी भी करंट आ रही है, संधि पर जो भी धारा आ रही है, उन सब का योग कर देंगे, तो हमारा जो है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, यानी कि परिपथ में कितनी धारा में कितना सर्किट करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर I1 धारा जो है हमारा एंटर करती हुई दिखाई दे रही है, तो I1 और I2 दोनों धारा जो है इस संधि पर मिल रही है, तो हम इसको क्या करेंगे? I1 इंटर कर रही है, तो ये हो गया I1, और उसके बाद में I3 देखिए ये भी इंटर कर रही है, तो I1 और I3 को जोड़ देंगे, और 2 धाराएं जो है ये बाहर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं इसी पॉइंट से। तो यहाँ पर I1 प्लस I3 बराबर किसके हो जाएगा? जो बाहर जा रही है धारा I2 प्लस I4 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को हम यूज़ कर सकते हैं। किरचॉफ का सेकंड नियम यानी कि द्वितीय नियम, किरचॉफ सेकंड लॉ, इस नियम को लूप नियम या वोल्टेज नियम KVL भी कहा जाता है, तथा इस नियम के अनुसार किसी बंद लूप में होने वाले विभव परिवर्तनों का साधारण बीजगणितीय योग 0 होता है, यानी समेशन ऑफ भी इस केस में 0 होता है। अब हमारे पास में टॉपिक है धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर। यह एक ऐसा यंत्र है, इसमें से प्रवाहित होने वाली अल्प धारा को विक्षेप द्वारा प्रदर्शित करता है। धारा मापी धारा को नहीं मापता है। अगला पॉइंट है शंट यानी पार्श्ववाही या शंट। धारा मापी से प्रवाहित होने वाली धारा के नियंत्रण हेतु धारा मापी कुंडली के समांतर क्रम एक अल्प मान का प्रतिरोध लगाया जाता है, जिसे शंट यानी कि पार्श्ववाही कहते हैं। अगला पॉइंट है अमीटर। अमीटर क्या होता है? इसकी सहायता से धारा मापते हैं तथा यह सदैव परिपथ की उस शाखा या घटक के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है जिसमें प्रवाहित धारा मापनी होती है। धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए एक अल्प मान के प्रतिरोध यानी शंट को धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में लगा दिया जाता है।
तो ये हमारा जो है अमीटर है, अमीटर को ए से डिनोट करते हैं और ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V दिख रहा है। तो रेजिस्टेंस के साथ में अमीटर को हमेशा सीरीज़ में जोड़ते हैं, परिपथ में श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज़ में हमेशा जोड़ते हैं। तो इस तरह से अमीटर को कनेक्ट किया जाता है। अब हमारे पास में है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? इसकी सहायता से विभवांतर मापा जाता है और इसे परिपथ के उस घटक के समांतर क्रम में लगाते हैं जिसके सिरों पर विभवांतर मापा जाता है। तो ये वोल्ट मीटर का आपका डायग्राम है। वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस के पैरेलल में रखते हैं, समांतर क्रम में रखते हैं। तो ये हमारा वोल्ट मीटर है जिसे V से डिनोट करते हैं और ये हमारा बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए एक बड़ा प्रतिरोध धारा मापी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर यही प्रतिरोध है यानी कि रेजिस्टेंस है जिसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है व्हीटस्टोन सेतु यानी व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या होता है? व्हीटस्टोन सेतु 4 प्रतिरोधों की ऐसी व्यवस्था है जिसका उपयोग एक अज्ञात प्रतिरोध का मान अन्य 3 प्रतिरोधों की मदद से ज्ञात करने में किया जाता है। यह ए बी व बी सी भुजाओं को अनुपातिक भुजा तथा ए सी व बी डी को संयुग्मी भुजा कहते हैं। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है 4 सेतु है, 4 प्रतिरोध है। ये 4 रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है 1 2 3 4। ये 4 रेजिस्टेंस है जो पी क्यू आर एस आपको दिख रहा है, ये 4 रेजिस्टेंस है। तो 4 रेजिस्टेंस का एक कॉम्बिनेशन है, एक व्यवस्था है। इसका उपयोग क्या है कि अज्ञात, इसमें से एक जो है अज्ञात प्रतिरोध है। 4 प्रतिरोध आपके पास में दिए हैं जिसमें से एक की वैल्यू आपको पता नहीं है। तो उस जिस प्रतिरोध का वैल्यू आपको पता नहीं है तो बाकी 3 का यूज़ करके हम लोग चौथे का जो रेजिस्टेंस है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ए बी और बी सी का जो भुजा है इसका अनुपातिक भुजा ए बी और बी सी का अनुपातिक भुजा ए सी और बी डी के संयुग्मी भुजा कहते हैं इसको। तो इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और इसमें से अगर एक भुजा का वैल्यू हमें नहीं पता है, मान लिया R की वैल्यू नहीं पता है, तो हम यहाँ से इजीली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। R इज इक्वल टू हो जाएगा PS बाई क्यू। इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है जब धारा मापी का विक्षेप शून्य हो अर्थात धारा मापी से होकर कोई धारा प्रवाह न हो तो सेतु संतुलन में कहा जाता है। यानी कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पर जो ब्रिज है वो हमारा संतुलन में कहा जाएगा। या दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं VP बराबर VB। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब कोई संतुलित अवस्था में हमें जब निकालना होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का तो रेजिस्टेंस, तो हम कैसे निकालेंगे? P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में जूल प्रभाव यानी जूल इफेक्ट। जब किसी प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर भी आरोपित करते हैं तो परिपथ से T समय में Q आवेश को प्रवाहित करने में विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य W बराबर Q इंटू V इस तरह से निकाल सकते हैं। या फिर W इज इक्वल टू BIT, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। या फिर W इज इक्वल टू B स्क्वायर T डिवाइडेड बाय R, इस फॉर्मूले से भी हम W निकाल सकते हैं कितना कार्य किया गया है। तब प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो यहाँ पर अगर हीट फाइंड करना है, वर्क डन के लिए हमारे पास में 3 फार्मूला हो गया। अब हीट अगर फाइंड करना है तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा? H इज इक्वल टू W बाई J या फिर H इज इक्वल टू BIT बाई 4.2। तो इस फार्मूला का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? हम भी हमारा क्या होता है? B इज इक्वल टू आई स्क्वायर R होता है। तो इस वैल्यू को हम B की जगह पुट किया है हमने, तो ये हो गया आई स्क्वायर RT डिवाइडेड बाय 4.2 हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं V स्क्वायर T बाई 4.2 R कैलोरी। तो इस तरह से हम जूल इफ़ेक्ट का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, कितना हीट इसमें फ़्लो कर रहा है। तो हीट हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं।
अब आते हैं विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। वह दर जिससे विद्युत ऊर्जा के अन्य रूपों में व्यय होती है विद्युत शक्ति कहलाती है। तो पावर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, W/T या फिर VI या फिर I²R या फिर V²/R। तो इनमें से जो भी वैल्यू दी होगी उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले को यूज़ करके उन पावर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। यहाँ पर नोट में लिखा है 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, 3.62 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत धारा के प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके 3 मुख्य प्रभाव उत्पन्न होते हैं। पहला प्रभाव है ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा रासायनिक प्रभाव और तीसरा है चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के 3 प्रवाह हो गए। तो सबसे पहले है ऊष्मीय प्रभाव यानी थर्मल इफेक्ट क्या होता है। जब किसी पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसकी ऊर्जा का कुछ या पूरा भाग ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। इसके फलस्वरूप जिस पदार्थ में धारा प्रवाहित होती है वह गर्म हो जाता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में घरेलू उपकरणों जैसे हीटर, प्रेस, टोस्टर आदि में किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण ही ताप दीप्त होकर चमकने लगता है। तीसरा पॉइंट है विद्युत परिपथों में सुरक्षा फ्यूज पर ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। सामान्यतः विद्युत फ्यूज में तार, जस्ता या लेड और टिन की मिश्र धातु का लगा हुआ होता है। अगला प्रभाव है रासायनिक प्रभाव यानी केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट क्या होता है, विद्युत धारा रासायनिक परिवर्तन कर सकती है या रासायनिक परिवर्तन को गति प्रदान कर सकती है। धारा का यह गुण धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं। विद्युत धारा रासायनिक परिवर्तन कर सकती है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, वे द्रव जिनसे धारा प्रवाहित की जा सकती है तथा धारा प्रवाहित करने पर ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पानी में अम्ल और क्षारों का विलयन। तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। किसी विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित करने पर उसके अवयवी आयनों में टूटने की घटना को विद्युत अपघटन कहते हैं। तो जो घटना है उसे विद्युत अपघटन कहते हैं और जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग आयन में जब टूट जाता है तो ये जो प्रोसेस है इसको हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत लेपन। विद्युत अपघटन के सिद्धांत से किसी धातु की पतली परत यानी लेयर किसी दूसरी धातु पर चढ़ाई जाती है। तो एक धातु पर दूसरे धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। जिस धातु पर परत चढ़ानी होती है उसका कैथोड और जिस धातु की परत चढ़ानी होती है उसका एनोड बनाया जाता है। इन दोनों को विद्युत अपघटन के द्रव में रखकर एक विद्युतीय सेल तैयार किया जाता है। इस सेल से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड वाली धातु से धातु घुलकर कैथोड वाली धातु पर जमा हो जाती है और इस तरह से कुछ देर के बाद इस धातु की कैथोड वाली धातु पर एक पतली परत जमा हो जाती है। इस क्रिया के लिए प्रायः सोना, चांदी, तांबा, निकल और क्रोमियम धातु को लिया जाता है। अगला प्रभाव है चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के 3 प्रवाह होते थे, एक ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा रासायनिक प्रभाव और तीसरा है चुंबकीय प्रभाव। तो ऊष्मीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव हमने देखा और रासायनिक प्रभाव में हमारे पास में 3 पॉइंट्स थे, एक विद्युत अपघट्य, दूसरा विद्युत अपघटन और विद्युत लेपन, ये हमने देखा है। अब तीसरा प्रभाव है चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट। ये क्या होता है, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
करंट एलिमेंट। इसे फाइंड कैसे करेंगे? तो किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के निम्न सूत्र द्वारा दिया जा सकता है। तो इसको अगर फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा बी इज इक्वल टू के आई डेल्टा एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो जहाँ आर हमारा क्या है? चालक के अल्पांश व उस बिंदु के बीच की दूरी है, और इसका ऐसा ही मात्रक, इसका जो मात्रक है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन एम्पियर मीटर होता है। अगला पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल यानी फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? पॉइंट नंबर 1 में लिखा है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर एक बल लगता है। चालक पर लगने वाले बल का मान फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार ज्ञात किया जा सकता है। यदि L लंबाई के धारावाही चालक में I धारा प्रवाहित हो रही हो तथा चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा हो, तो चालक पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा होता है। तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो तो थीटा हमारा 90 डिग्री होगा। इस केस में हम कैसे निकालेंगे? F फोर्स निकालेंगे तो IBL साइन थीटा, थीटा की जगह हम 90 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे, साइन 90 डिग्री। तो इस तरह से हमारा साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो F कैसे निकलेगा? F क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू IBL हो जाएगा। अगला पॉइंट है समांतर धारावाही चालकों के बीच बल यानी फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके बीच में दो करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच फोर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखते हैं, जब दो तारों में धारा एक ही दिशा में बहती है तो इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है, परंतु जब धारा विपरीत दिशा में बहती है तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल हम निकालेंगे तो F इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा μ0/2 इंटू I1 I2 L/R, जहाँ L धारावाही चालक की लंबाई है, R धारावाही चालकों के बीच की दूरी है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर बल निकालना है यानी फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें क्या लिखा है? यदि m द्रव्यमान व q आवेश का एक कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में के लंबवत भी वेग से गति करे तो कण द्वारा तय किए गए मार्ग की त्रिज्या कैसे निकालेंगे? स्मॉल r इज इक्वल टू mb/qb। इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। अब हमारे पास में टॉपिक है विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? यदि किसी बेलनाकार वस्तु के चारों ओर विद्युत रोधी तार यानी इंसुलेटेड वायर को लपेट दिया जाए तो इसे परिनालिका यानी सोलेनॉइड कहते हैं। बेलनाकार वस्तु को उसका क्रोड यानी कोर कहते हैं। नर्म लोहे के क्रोड वाली परिनालिका विद्युत चुंबक कहलाती है। इसका उपयोग डायनेमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत घंटी, तार संचार, टेलीफोन, अस्पताल आदि में किया जाता है। तो विद्युत घंटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक बेल। विद्युत घंटी के मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहला है विद्युत चुंबक और दूसरा है आर्मेचर। आर्मेचर नरम लोहे का बना होता है और यह इस्पात यानी स्टील की कमानी यानी स्प्रिंग पर जड़ा रहता है। यह एक विद्युत चुंबक के समांतर व्यवस्थित रहता है। कमानी का एक छोर बाहर की ओर मुड़ा होता है, जिससे कि जब आर्मेचर विद्युत चुंबक द्वारा आकर्षित न हो तब यह छोर एक पेच को स्पर्श करे। यह पेच एक दाब कुंजी से जुड़ा होता है। तो ये हमारा डायग्राम है जिसमें ये हमारा घंटी है। ये वाला जो एरिया है ये आर्मेचर कहलाता है, ये हमारा अवरोधक कहलाता है और ये जो हमारा है कुंजी कहलाता है। फर्स्ट पार्ट हमने देखा। सेकंड पार्ट में लिखा है कुंजी को दबाने पर। अभी जो फर्स्ट पार्ट में जो था कुंजी दबी हुई नहीं थी, अब जब कुंजी को दबाएंगे तो क्या होगा? कुंजी को दबाने पर विद्युत धारा पेच तथा कमानी से होकर विद्युत चुंबक की कुंडली में जाती है।
इससे विद्युत चुंबक का क्रोड चुंबकित हो जाता है और यह आर्मेचर को आकर्षित करता है। अतः आर्मेचर से जुड़ा हथौड़ा घंटी पर चोट करता है, परंतु इस दौरान पेंच तथा कमानी के बीच संपर्क टूट जाता है, जिसके कारण विद्युत चुंबक की कुंडली में धारा प्रवाह रुक जाता है। अतः विद्युत चुंबक चुंबकत्व खो देता है तथा आर्मेचर पर उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है। इस कारण आर्मेचर अपनी पहली स्थिति में लौट आता है। फलस्वरूप कमानी तथा पेंच पुनः संपर्क में आ जाते हैं। इस प्रकार धारा प्रवाह होने तथा बंद होने का प्रक्रम बार बार होता है और हथौड़ा घंटी पर चोट करता है। इससे टन-टन की ध्वनि उत्पन्न होती है और यह ध्वनि तब तक होती है जब तक कुंजी दबी हुई रहती है। तो ये हमारा विद्युत घंटी का पूरा एक्सप्लेनेशन था। अब आते हैं जनित्र या डायनेमो, जनरेटर या फिर डायनेमो। डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात जब किसी कुंडली को एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला है मोटर। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इससे पहले हमारा डायनेमो क्या था, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता था, लेकिन मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसकी कार्य प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। यह बल आघूर्ण कुंडली को घुमाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।